So the numerical number 1 is 11.1. The normal human body temperature is 98 point. Here's something missing. 98.4, I guess. Okay. So 98.4 Fahrenheit. What is the temperature on Celsius scale? ओके इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. द फर्स्ट पार्ट इज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 फ़ारेनहाइट. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल? एंड द बी पार्ट इज एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल. फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कॉन्कॉर्ड. तो इन्होंने पूछा हुआ है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस स्केल में क्या होगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. वैसे जनरली हम लोगों को पता होता है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में क्या है. तो मैं आपको एक एमसीक्यू के लिए बताती चलूँ कि ये एग्जैक्ट 37 आता है. 37 डिग्री सेल्सियस आता है. बट दिस इज़ न्यूमेरिकल, तो हम इसको फिजिकली सॉल्व करेंगे. ओके, तो लेट मी स्टार्ट माई न्यूमेरिकल नंबर 1. सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा. ओके, तो ये सबसे पहले हमने बनाना है डेटा. तो हम यहाँ पे डेटा में लिख सकते हैं द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या है? अच्छा, हमें गिवन है फ़ारेनहाइट में ना, तो हम इसको TF करके लिख देंगे ताकि ये फ़ारेनहाइट को डिनोट करे. से T डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास क्या गिवन है? 98.4. ओके जी, हमें क्या फाइंड करना है? सेल्सियस टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल. तो हम इसको इसी तरह ले देंगे. T डिग्री, C इज द डिनोशन ऑफ सेल्सियस. तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और इसका पार्ट भी हम अलग से सॉल्व करेंगे. तो सॉल्यूशन अब हमें पता है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो नंबर 1 जो मेरे चैनल की थी उसमें अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया था कि फिज़िक्स केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक राइट डाउन एक न्यूमेरिकल्स को, एक फार्मूलाज के न्यूमेरिकल्स को एक किसी भी नोटबुक पे राइट डाउन कर लें, तो द न्यूमेरिकल्स विल बिकम वेरी इजी. तो आप फार्मूला देखने के लिए मेरी वीडियो नंबर 1 को प्लीज़ वॉच करें अच्छे से कि T किसको डिनोट करता है, F किसका सिंबल है, C किसका सिंबल है, हमने रो क्या है, रो किसका फॉर्मूला है. तो न्यूमेरिकल्स आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएंगे. तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच. मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हम डायरेक्ट हिंट्स यूज़ करेंगे क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा. आपको याद होगा कि T डिग्री सेल्सियस, जो कि सेल्सियस का फॉर्मूला होता है, T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट ओपन T डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड यहाँ पे क्या आएगा? अब आपको याद रखना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा. जी, ये है हमें सेल्सियस फाइंड करना है, तो यहाँ आएगा
माइनस, और अगर हमें फ़ारेनहाइट फाइंड करना होता तो यहाँ सेल्सियस लिखा हुआ होता, यहाँ जो है पॉजिटिव साइन होता, प्लस का साइन होता। तो जस्ट वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ भी नहीं है। टी डिग्री सेल्सियस हमें फाइंड करना है, इजीली हमने 5/9 लिखा। टी डिग्री फ़ारेनहाइट हमें क्या गिवन है, 98.4 माइनस 32। ये बहुत इजीली जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर से, और इतना सिंपल क्वेश्चन है कि ये सिंपल कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर लूँ कैलकुलेटर से। ये आप अगर सिंपल कैलकुलेटर से करते हैं तो सिंपली मैं आपको करके दिखाऊँ। टी डिग्री सेल्सियस 5/9, मैंने जो है 98.4 को माइनस 32 किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 66.4। सही है जी, बहुत इजी वैल्यू है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेटर से भी हो जाएगा, लेकिन यू हैव टू बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे कि साइन, कॉस, टेन और अदर ऑप्शंस के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर हो। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है यहाँ मेरे पास कैलकुलेटर में 36.88 डिग्री सेल्सियस। आपको एक ऑप्शन पता होगा, छोटी क्लासेस में भी बताया जाता है, जो कि होता है राउंड ऑफ। क्या होता है? राउंड ऑफ। तो जब हम 36.88 को राउंड ऑफ कर देंगे तो आफ्टर राउंड ऑफ ये बन जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मैं यहाँ पे करके लिख देती हूँ, टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, नॉर्मल जनरल क्वेश्चन लाइक का है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। So the question number 2 is, a steel rod has a length of exactly 0.2 centimeter. Okay, focus please कि यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। समटाइम्स हमें कन्वर्जन की भी ज़रूरत होती है, बट हमें इस क्वेश्चन में कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, तो ये फोकस रखिएगा। 0.2 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, ये हमें टेम्परेचर गिवन है। एक स्टील रॉड है जिसकी एग्जैक्टली लेंथ 0.2 सेंटीमीटर 30 डिग्री सेल्सियस पे, सही है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम ये क्वेश्चन अगर फोकस करके रीड करें तो स्टील रॉड की लेंथ थी 0.2 सेंटीमीटर 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसकी लेंथ विल बी क्या हो जाएगी 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या हो जाएगी, तो ये हमें फाइंड करना है, और क्या हो जाएगी ये क्या है, ये है फाइनल लेंथ, सही है। तो हम वी हैव टू फाइंड फाइनल लेंथ L2 एंड T2 हमें गिवन है, और दिस वन 0.2 सेंटीमीटर इज इनिशियल लेंथ एट 30 डिग्री सेल्सियस T1, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर। हमें कैसे पता चला, हमें ये विल बी से पता चला कि हमें फाइनल लेंथ फाइंड करने को कह रहे हैं, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो ये फाइनल जो है ये टेम्परेचर 2 है, सेकेंड टेम्परेचर, और हमें इनिशियल लेंथ और इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। T1 and T2 are given and we have to find L2. Coefficient of linear expansion for steel is 11 exponent minus 6k inverse 1. Okay. अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि coefficient of linear expansion स्टील के, एल्युमिनियम के, आयरन के, कॉपर के, सबके अलग अलग होते हैं। इट्स बेटर कि आप 3 to 4 कॉमन जो होते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये आप
अपनी तरफ से याद रखें। वैसे क्वेश्चंस में गिवन होते हैं जब ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बट इट्स बेटर कि आप हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। तो हमें यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला है, इसमें सब कुछ गिवन है इस क्वेश्चन में। और ये भी हो सकता था, ये हमें अगर यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं देते, लेकिन यहाँ स्टील तो लिखा हुआ है, तो हम खुद कोफिशिएंट अगर हमें पुट करना पड़ जाता फॉर्मूले में, तो हम ये खुद से लिखते कोफिशिएंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, first we have to make data. तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनिशियल लेंथ ऑफ स्टील रॉड L1 is equal to 0.2 सेंटीमीटर, सही है। और इसी के नीचे हमें पता चल गया है कि फाइनल लेंथ करनी है, तो फाइनल लेंथ ऑफ स्टील रॉड we have to find, that is L2 में फाइंड करनी है। नेक्स्ट इज इनिशियल टेम्परेचर। इसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी इसको समझाऊंगी कि ये कैसे हुआ। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ स्टील रॉड आप आगे खुद लिख लीजिएगा, बिफोर एक्सपेंडिंग हो गया ये T1, ये हमारे पास गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड हियर फाइनल टेम्परेचर ऑफ स्टील रॉड, ये भी गिवन है हमारे पास T2, दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस। सो अब हमें क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और यहाँ सिंबल प्लीज़ डिनोट करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिंबल्स के और यूनिट के आंसर में बहुत मार्क्स होते हैं। ये आपके 2 मार्क्स ले जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके पॉकेट मार्क्स होते हैं। तो क्या वैल्यू थी, 11 एक्सपोनेंट माइनस 6 के इनवर्स, 11 एक्सपोनेंट माइनस 6 के इनवर्स। ओके, लेट मी स्टार्ट सॉल्यूशन। मैं इतना लंबा नहीं बनाती कि रिक्वायर्ड अलग लिखूं, कि हमें पता है डेटा में सारी चीज़ें आ रही हैं, तो रिक्वायर्ड का कॉलम अलग बनाने की नीड नहीं है। जस्ट स्टार्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन से पहले रिक्वायर्ड डालूं, फिर फॉर्मूला डालूं। ये सिर्फ क्वेश्चन को लंबा करना होता है, आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। प्रेजेंटेशन भी ऐसे सही रहती है पेपर की। कोशिश किया करें फिज़िक्स वगैरह में पॉइंट टू पॉइंट बात करें, नो नीड टू यूज़ एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मेथड। ओके, तब हम एक फॉर्मूला था जो हमें क्या फाइंड करना है, इनिशियल फाइनल लेंथ। तो अब मैंने आपको मेरी फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे नोट डाउन किए हुए हैं। सो फर्स्ट वॉच माय फर्स्ट वीडियो ऑफ HSP। तो मुझे तो फॉर्मूला पता है, और जिन्होंने वीडियो नंबर 1 देखी होगी या जिन्होंने बुक अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा उनको भी पता होगी। नहीं पता तो मैं यहाँ सिंस करके फॉर्मूला लिख रही हूँ, इस पर फोकस करें। सिंस हमें फॉर्मूला पता है कि क्या होगा, वी नो दैट
कि हमें फाइनल लेंथ फाइंड करनी है, तो हमने इसके लिए फॉर्मूला था फाइनल लेंथ L2 इज इक्वल्स टू L1 ब्रैकेट ओपन L1 प्लस L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, अब एक थिंकिंग वाली बात ये है कि यहाँ पर डेल्टा टी पूछा है, हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर तो है ही नहीं, तो हम सिंस करके यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ T2 माइनस T1। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसका एक मेथड ये भी होता है कि आप T2 माइनस T1 को ऊपर डेटा में सॉल्व कर लें, लेकिन इससे लगता है कि जैसे आपने क्वेश्चन ना रटा हो, जैसे रट्टाफिकेशन हुई हुई है। तो मेथड स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज करें ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि बच्चे को फॉर्मूला और बच्चे को टेक्निकली क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। तो डेल्टा टी सिंपल स्टेप है, ऊपर सॉल्व करने के बजाय हम यहाँ कर देते हैं। T2 हमारे पास है 60 डिग्री सेल्सियस, सही है। तो T1 30, तो 60 माइनस 30 क्या होगा, ऑब्वियस है 30, तो ये आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 30 केल्विन। ओके, फॉर्मूला प्लीज, फॉर्मूला लगाने के बाद जब आपका आंसर आ जाए तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई यूनिट, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है, जस्ट अब वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में। ओके, सो द फॉर्मूला इज L2 इज इक्वल्स टू, अगेन मैं लिख रही हूँ, आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करिएगा क्योंकि मेरा न्यू पेज है। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ गया। सो मैंने एक दफ़ा फॉर्मूला यहाँ अगेन लिख लिया है क्योंकि मेरा न्यू पेज है, इसलिए आपको रिमेंबर रहे कि फॉर्मूला क्या था। अब L1 हमारे पास क्या गिवन था, L1 हमारे पास गिवन था 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ फॉर्मूले में पुट करते हुए यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आंसर लिखते हुए ज़रूर लिखें मार्क्स के लिए। 1 प्लस अल्फा क्या था हमारे पास, 11 एक्सपोनेंट माइनस 6, 11 एक्सपोनेंट माइनस 6 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हमने अभी फाइंड किया, दैट इज 30। जस्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर में इन सब वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिएगा और फिर उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये इस तरह हो जाएगा। बाकी मैं एक दफ़ा और करके दिखा देती हूँ। 0.2 ये हमने कैलकुलेटर से किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1.00033 आ गई, और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.200066 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास फाइनल लेंथ। और बच्चों ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। दिस इज योर आंसर। Okay, so then
Question number 3 is find the change in volume of an aluminum sphere of 0.4 meter radius. अच्छा, यहाँ पे फोकस करिए कि हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, और किस चीज़ का, एल्यूमिनियम स्फीयर का। उन्होंने एक बात और बताई गई है, स्फीयर है और रेडियस हमारे पास गिवन है। व्हेन इट इज़ हीटेड टू 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, जाहिर सी बात है एक्सपेंड हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से। उन्होंने टेम्परेचर भी दे दिया है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक। कोएफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 24 एक्सपोनेंट के इनवर्स, 24 एक्सपोनेंट -6 के इनवर्स 1। और यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, एक्सपेंशन की, लीनियर एक्सपेंशन की भी वॉल्यूम वैल्यू गिवन है। आप भी मेरे साथ डेटा बनाते जाइए। फर्स्ट हमारे पास गिवन है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ये आ गया डेल्टा वी। क्या गिवन है हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, स्फीयर ऑफ 0.4 मीटर रेडियस। यहाँ पे इन्होंने खुद ही हमें बता दिया है कि क्या है, रेडियस है, और हमें इसकी यूनिट से भी पता चल रहा है। ऑब्वियस है कि स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर इज, सिंबल ज़रूर डालिएगा, आर 0.4 मीटर। T1 टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर आ गया ये, क्योंकि वहाँ से 0 डिग्री था, वहाँ से उसको 100 तक हीट किया गया, 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है, लास्ट टेम्परेचर जहाँ तक उसको किया वो है T2 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास ये क्या गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इक्वल्स टू, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का अल्फा होता है सिंबल, क्या वैल्यू है हमारे पास, 24 एक्सपोनेंट -6 के इनवर्स। डोंट फॉरगेट टू पुट यूनिट्स इन फॉर्मूलाज इन आंसर्स, क्योंकि ये पॉकेट मार्क्स होते हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसके लिए आपको मेरी फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मेरी फर्स्ट वीडियो जाके रिव्यू करें, नहीं तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सेंस लगा के हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ मस्ट वॉच द फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज का इंट्रोडक्शन दिया है और उसके सिंबल्स भी बताए, ये भी बताया वो कहाँ से ड्राइव और कैसे होते हैं। ओके, तो यहाँ मैं सिंस करके फॉर्मूला लगा देती हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला था बीटा का, किसका था, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का। ये एक फॉर्मूला था, लेकिन बट द मेन थिंग इज कि हमारे पास इसमें रेडियस गिवन है, वॉल्यूम है। अब हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम इस तरह फाइंड करेंगे कि ये क्या है, एल्युमिनियम स्फीयर है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का एक फॉर्मूला होता है, सिंस V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पाई की हमें वैल्यू पता है, सही है, तो हमें पाई की वैल्यू पता है। पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाई 7, जिसको मल्टीप्लाई करके जिसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आता है
इसको डिवाइड करके हमारे पास आता है आंसर 3.142। तो मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज़ पुट करती जाऊँगी। 4/3 ये रहा पाई की 22/7। इस लेवल पे आके हमें ये वैल्यू पता होती है, नहीं तो आप 22/7 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगी 3.142। हमारे पास रेडियस गिवन है 0.4 क्यूब। इसको आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लीजिए साइंटिफिक कैलकुलेटर से या नॉर्मल कैलकुलेटर से भी हो सकता है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है मेरे पास कैलकुलेशन के बाद आंसर आ रहा है 0.268। अच्छा, हमारे पास आंसर जो है, हमारे पास रेडियस गिवन था और हमारा ये हमने जो आंसर फाइंड किया है ये वॉल्यूम का है। तो याद रखिएगा वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू अप्लाई यूनिट्स, क्योंकि ये पॉकेट मार्क्स होते हैं आप लोगों के, और ये ना लगाने से मार्क्स जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। ओके, तो फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। हमने जिस फॉर्मूले में पुट करना है वो है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन V1 डेल्टा टी। अब हमारे पास तो बीटा की वैल्यू भी गिवन नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, लेकिन हमारे पास बीटा की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अब हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें कि हम बीटा की वैल्यू पुट कर सकें। तो यहाँ आएगा सिंस बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ आप कर लीजिए बीटा इज इक्वल्स टू 3 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी 24 एक्सपोनेंट माइनस 6। इसको हमने कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास वैल्यू आ रही है बीटा इज इक्वल्स टू 7.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 के इनवर्स 1, नहीं सॉरी -3 नहीं आ रही, मेरे पास आ रही है -5 के इनवर्स 1, जो कि इसका यूनिट है। के इनवर्स 1 क्या है, बीटा और अल्फ़ा का यूनिट होता है। तो कभी भी मैं बार बार कहूँगी कि यूनिट लगाना मत भूलिएगा, ये आपके सारे मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। और इतनी मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व किया है पूरा, और एक गलती की वजह से आपके पॉकेट मार्क्स खत्म हो जाएंगे। फोकस रखिए। अब हमारे पास हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या सारी वैल्यूज़ आ गई हैं? जी, हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। हमारा क्या था बीटा का फॉर्मूला, मैं एक दफ़ा दोबारा लगाती हूँ और इसको दोबारा चेंज करके आपको दिखाऊंगी। बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन V1 डेल्टा टी। सही है जी, हमने इस फॉर्मूले को चेंज कर लिया था क्या फाइंड करने के लिए, डेल्टा वी करने के लिए। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये हो गया V1 डेल्टा टी। सिंपली प्लीज पुट द वैल्यूज हियर एंड कैलकुलेट देम। डेल्टा वी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 7.2 एक्सपोनेंट -5 इंटू V1 की क्या वैल्यू निकाली थी हमने, मीटर क्यूब की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है। ये देखिए मीटर क्यूब में है वॉल्यूम की, क्योंकि इसका यूनिट होता है। तो हमारे पास आ गई 0.268 डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा टी तो हमने डेटा में भी नहीं फाइंड किया, तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं आपको डेटा में ही सॉल्व करा देती तो ऐसा लगता कि हमें जैसे पहले से ही पता होता है कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है, जो कि एक तरीके से चीटिंग है। ओके, तो यहाँ डेल्टा टी का मैं फॉर्मूला पुट कर देती हूँ। तो सिंस हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करेंगे। T2 हमारे पास था 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास आंसर आया 100 केल्विन, जो कि चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट है। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, अब क्या करना है हमें, जस्ट
पुट ऑल द वैल्यूज। हमारे पास क्या फॉर्मूला था और हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी थी। वहीं से स्टेप कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल वॉल्यूम के फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी थी यहाँ तक। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 7.2 एक्सपोनेंट -5। उसके बाद थी हमारे पास बीटा के बाद वॉल्यूम की वैल्यू थी 0.268 और उसके बाद हमारे पास था चेंज इन टेम्परेचर जो कि वैल्यू हमने अभी फाइंड की। तो ये आ गया 100 केल्विन। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिए। तो कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर रही हूँ। मेरे पास आंसर आया है डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.0019। वॉल्यूम है तो यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये एग्जैक्ट वो आंसर है जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम। गॉट इट। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो प्लीज़ 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 कमेंट below एंड गेट योर आंसर्स इजीली। या कोई भी टॉपिक आप लोग चाह रहे हैं कि मैं पहले वो करा दूँ न्यूमेरिकल से, तो आई विल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11.4, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर speed of hydrogen. So, root mean square, here is something missing, I guess. Speed of hydrogen molecule at 800 Kelvin. So, सबसे पहले डेटा की हेडिंग डाल देते हैं। लेट अस मेक डेटा। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। हमें क्या फाइंड करनी है, रूट मीन स्क्वायर speed of hydrogen molecule। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम जो है डिनोट कर देंगे VRMS से। V इज वेलोसिटी, RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, रूट मीन स्क्वायर हमें ये क्या करनी है, फाइंड। और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 800 केल्विन। टेम्परेचर इज 800 केल्विन। ओके गाइस, तो आप लोगों को क्वेश्चन देख के ही आइडिया हो गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन है। बिकॉज अगर आपने मेरी वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देखी है जिसमें मैंने अच्छे से फॉर्मूलाज और एडिशनल फार्मूलाज को एक्सप्लेन किया है कि कहाँ से आए, किस तरह आए, इसमें कौन से सिंबल हैं, तो आप इजीली इसको रिकग्नाइज कर लेंगे कि ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड इन्होंने खुद ही पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। तो ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। हमने सिंस लगाया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला होता है VRMS इज इक्वल्स टू रूट। अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ क्या आएगा। यहाँ आएगा रूट के अंदर 3 और रूट 3 KT अपॉन m। ये फॉर्मूला है, जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे m, व्हाट इज m, हेयर m इज मास। तो हमारे पास तो कोई मास गिवन नहीं है गाइस। हम मास यहाँ पर खुद फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास हमें इस फॉर्मूले में मास ऑफ प्रोटॉन रिक्वायर्ड होता है और हाइड्रोजन इटसेल्फ एक प्रोटॉन है। तो हम यहाँ सिंस करके लिख देंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन। मैंने ये बात अगर आप लोग को पहले क्यों नहीं बताई, अगर मैं बताती तो बिल्कुल ऐसा लगता कि हमने रट्टा लगाया हुआ है, क्योंकि हमने फिजिक्स में हर चीज़ प्रूफ के साथ कहनी होती है। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास होता है 1.67 एक्सपोनेंट -27 kg। एंड तो हम इससे मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी निकाल लेंगे। तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन के पास 2 मोल्स होते हैं। कितने, तो हम 2 मोल्स की वैल्यू को इसके मास से, इसकी हाइड्रोजन भी प्रोटॉन है, तो हम इसके मास से इसके होल मास से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी आप कैलकुलेट करके देखिए कि आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ रही है। तो गाइज मेरे पास यहाँ वैल्यू आ रही है इसकी 1.67 एक्सपोनेंट -27 इंटू 2 करने के बाद 3.3
1.34 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। ओके, हमारा डेटा कंप्लीट हो गया, हमारे पास सारी डेटा की हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, हमारे पास सारी फॉर्मूले की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ गई। तो हम जस्ट पुट वैल्यूज़ एंड गेट योर आंसर 3 into। और यू गाइज आर ऑल्सो थिंकिंग कि व्हाट इज़ के क्या है यहाँ। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो, नहीं तो मेरी वीडियोस देखी हो 1 2 एडिशनल की, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सिंस करके मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ के। हेयर के इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और के से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है जी, तो इसकी वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 और यूनिट होता है जूल इंटू केल्विन। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस कर दूँ, डेसिमल की चेंजेस है, कोई बड़ी चेंज नहीं है। 3/4 भी लिख सकते हैं, और असल में यहाँ पर मैंने पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं किया, इससे लिटिल डिफरेंस आया। आप करके देखिएगा, आपका एग्जैक्ट यही आएगा 3.32। तो अब जस्ट वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो ये आ गई यहाँ सारे। एक दफ़ा फॉर्मूला रिपीट कर देती हूँ मैं। VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल्स टू 3KT अपॉन m। रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू के की वैल्यू आ गई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विच इज़ 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23। टेम्परेचर गाइस हमारे पास गिवन है विच इज 800। which is 800 Kelvin and our mass is, जो कि हमने फाइंड किया है, which is mass of hydrogen 3.32 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। साइंटिफिक कैलकुलेटर से होल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो सिंपल कैलकुलेटर से इसको 1 बाय 1 करके इनको पहले अंदर सॉल्व करिए, उसके बाद इसका जो है स्क्वायर रूट सॉल्व कर लीजिए। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ साइंटिफिक। तो कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ रही है इसकी 31831 3158.5 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है, वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, ये क्या है, एग्जैक्ट वेलोसिटी है। तो हमने यहाँ यूनिट यूज़ किया मीटर पर सेकेंड, जो कि आपको पता होगा कि वेलोसिटी का यूनिट होता है। सो होपफुली गाइस क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई भी इसमें ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ लगे या कोई भी रिलेटेड आंसर हो या इससे नहीं रिलेटेड हो, चैप्टर से रिलेटेड हो, यू कैन आस्क मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। एक दफ़ा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अच्छी तरीके से। सो द क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, और एक बात और बता दूं कि ए पार्ट और बी पार्ट में भी अगर आप गौर से क्वेश्चन को फोकस करके रीड करेंगे तो इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। अगर इसका बी पार्ट गिवन नहीं होता तो मैं आपको क्वेश्चन ए के भी 2 पार्ट करके कराती, डेटा अलग अलग बनवाती, बट फिर क्वेश्चन बहुत एक्सीड हो जाएगा। अगर मैं ए बी को और दोनों के डेटा को अलग अलग करके ए बी करके बनवाऊँगी एट 0 डिग्रीज 50 डिग्री करके, तो एग्जामिनर या आपके टीचर को ऐसा लगेगा कि हमने जो है स्पेस कवर करने के लिए 2-3 पेजेस फिल करने के लिए किया है। बट नो,
अगर यहाँ पर 2 पार्ट हैं इसलिए मैं आपको एक डेटा में ये कवर करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह होगा। सो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू काइनेटिक एनर्जी of particles of an ideal gas at 0 डिग्री सेल्सियस and at 50 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन तो नया है, जब अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उनमें न्यू है, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो नंबर 1 जिसमें काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला गिवन है और वीडियो नंबर 2 जो कि जिसमें एडिशनल फार्मूलाज मैंने बताए हैं कि अगर मोल आ जाए तो किस तरह एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला चेंज होगा, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत नोन लगेंगे और एक स्टेप में फॉर्मूला लग के होने वाले क्वेश्चन हैं। सही है, तो डेटा से स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डेटा, डोंट फॉरगेट टू मेक इट, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं और मार्क्स नहीं भी हो तो भी आपको क्लियर नहीं समझ आएगा कि हमें क्या करना है। गॉट इट? डिटरमाइन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ लिख देते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, और इसका फॉर्मूले का सिंबल होता है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्या है ये एवरेज, तो हम यहाँ छोटा सा एवरेज शो करेंगे। हमें क्या करना है, ये फाइंड ऑफ एन आइडियल गैस। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे 2 टेम्परेचर्स गिवन हैं, लेकिन हम इनको इनिशियल और फाइनल नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें ये नहीं बोला कि यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ तो 0 डिग्री से 50 डिग्री। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट हमें टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 दे दिया है कि इस टेम्परेचर पे क्या आएगी एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस, और 50 डिग्री 0 डिग्री और 50 डिग्री पे क्या आएगी। तो हम इसको यहाँ पे टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 1 T1, टेम्परेचर 2 अपने हेल्प के लिए लिख लेंगे। नहीं भी लिखें तो भी सही था, लेकिन ये डिफरेंस शो नहीं करेगा ना कि ये क्या हो रहा है। अब यहाँ आप चाहें तो स्पेस हमेशा एक लाइन की ज़रूर छोड़ा करें, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको याद आ जाए जो फॉर्मूले में पुट हो रही है और आपने नहीं लिखी हो, वो यहाँ लिख लें। अच्छा, टेम्परेचर 1 हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है और हमारे पास क्या है 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये सेल्सियस में है, हमने चेंज करनी होती है केल्विन में। तो इसका फॉर्मूला होता है 0 प्लस इसको जो भी होती है 273 केल्विन की वैल्यू में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 273 और ये क्या है 50, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 273। तो कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 273 केल्विन और 50 प्लस 270, तो दिस वन विल बी 323 केल्विन। ओके, हमारा डेटा आई गेस कंप्लीट हो गया। फिर भी एक लाइन हमेशा छोड़ दिया करें, और अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद आ गया है तो ये अच्छा है कि आप यहीं उसी वक्त पुट कर लें। नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, एक लाइन हमने यहाँ छोड़ दी। अब आ गया जी सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में अब आपने अगर वीडियो नंबर 1 देखी है तो आपको याद आ जाएगा, या फिर आपने अगर अपनी बुक में अच्छे से रीड की थी, बुक जब आपका टीचर समझा रहा था आपने अच्छे से उस वक्त फोकस किया था तो आपको आ जाएगा समझ। नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आप किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाएँ या आप सेल्फ लर्नर हैं तो फिर आप मेरी वीडियो नंबर 1 देखिए या अपनी टेक्स्ट बुक देखिए, तो आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा के ई इज इक्वल के ई, यहाँ हम एवरेज ज़रूर शो करेंगे 3/2 के टी। अब आपको याद आया व्हाट इज़ के। अगर आप चाहें तो के या फॉर्मूले में ऐड कर दें, बट मैं हमेशा सिंस करके लिखना ज़्यादा बेटर समझती हूँ कि इससे टीचर को लगता है कि आपने पढ़ा है, आपने रट्टा नहीं लगाया कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पहले से ही पता चल गया बगैर सॉल्व किए। अच्छा, मेमोरी अच्छी होती है बट फिर भी साइंटिफिकली हर चीज़ को करना चाहिए। तो ये आ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 एक्सपोनेंट -23। इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन इनवर्स 1। तो यहाँ पुट कर लीजिए इसको, ये यहाँ पुट हो जाएगी के ई
इज इक्वल्स टू 3/2 के की वैल्यू आ गई यहाँ ब्रैकेट में 1.38 एक्सपोनेंट -23 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन। टेम्परेचर हमारे पास क्या है, हम कहाँ किस पे कर रहे हैं। अच्छा, अब आप यहाँ हेडिंग में मैंने डाली नहीं है, आप यहाँ पे पहले शो कर दीजिए कि ये कहाँ पर है। ये हम कर रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। सही है जी, हम किस पे कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्वेश्चन हम 0 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस की थी हमारे पास 273। सिंपली कैलकुलेटर में आपने इन सब वैल्यूज़ को पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आएगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गॉट आंसर 5। आपके कैलकुलेटर में भी यही आएगा, आप अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करें 5.65 एक्सपोनेंट -21। और ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का क्या यूनिट होता है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ओके, अब आप हेडिंग डाल के इसका दूसरा पार्ट कर लीजिए। मैं हाईलाइट कर देती हूँ आंसर को। ये आ गया हमारा आंसर, नॉट द होल आंसर बट चलो 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। ओके, अब इसका हम करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस पर। काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी 50 डिग्री सेल्सियस पर। आपने क्या किया, 50 डिग्री सेल्सियस की हेडिंग डाल के डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ सिंस करके। सिंस काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 के टी। अगेन उसी तरह सब होगा, एवरेज 3/2 के की जगह आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो के 1.38 एक्सपोनेंट -23 इंटू पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास। अब हमारे पास पी की वैल्यू थी 323 केल्विन। हमने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट कीजिए, मैं भी आपके साथ साथ कैलकुलेट कर रही हूँ। तो इसकी वैल्यू आ गई है 6.68 एक्सपोनेंट -21 जूल। गॉट इट। ये हमारा क्वेश्चन का ए पार्ट के 50 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा अनालिसिस कंप्लीट हो गया। ना व्हाट इज़ द पार्ट बी, रीड करिए इसको। अब हम पार्ट बी ये हेडिंग डाल के अलग से इसको डेटा बनाएंगे। डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर्स वही हैं, लेकिन फोकस करिए, वहाँ पर पूछा हुआ है एवरेज। क्या पूछा हुआ है, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी लेकिन पर मोल ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो इससे अकॉर्डिंग अगर आपने मेरी वीडियो नंबर 2 देखी हो तो मैंने उसमें एक इंटरचेंज करके फॉर्मूला दिखाया था कि वाई वी यूज़ मोल हेयर, और यहाँ पर हमने क्यों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट चेंज किया है, क्योंकि वो मोल के अकॉर्डिंग हुआ था। ओके, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट बी। तो फॉर्मूला बनाते हैं इसको। सो पार्ट बी मैंने यहाँ लिख लिया हेडिंग डाल के पार्ट बी डेटा। सही है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ये हेडिंग्स ज़रूर डालिएगा, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाएगा। ओके, डेटा क्या था, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू क्या थी, डिटरमाइन एवरेज नहीं थी, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैस। काइनेटिक एनर्जी क्या है, पर मोल यहाँ लिखेंगे। काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी पर मोल, आप यहाँ लिख लीजिए ऑफ एन आइडियल गैस। पर मोल क्या आएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। यहाँ हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट में मोल का सिंबल डाल दीजिए ताकि डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, मैंने ऊपर भी लिखा है काइनेटिक एनर्जी
मतलब मैंने जो आपको काइनेटिक एनर्जी एट 0 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस कराया है, उसमें अगर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस पे भी, सॉरी एट 0 डिग्री सेल्सियस पर भी क्वेश्चन मार्क, और एट 50 डिग्री सेल्सियस पर भी मैंने जो है आपको एक ही में क्वेश्चन करा दिया है। तो आप आगे उसमें जो है यहाँ लिख के 50 डिग्री और एक और क्वेश्चन मार्क जैसे यहाँ मैंने लिखा है ना, उस तरह मैं आपको एक दफ़ा रिपीट करके दिखा दूँगी कि वहाँ पे क्या ऐड करना चाहिए। तो आप यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 0 डिग्री, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह 50 डिग्री सेल्सियस और फिर क्वेश्चन मार्क, तो आपका एक ही लाइन में ये पता चल जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस भी फाइंड करना है, मैंने यहाँ मिस कर दिया। तो पार्ट बी में हम पार्ट ए वाली मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इट्स बेटर कि आप यहाँ शो कर दीजिए कि हमें दोनों फाइंड करने हैं। यहाँ हमें दोनों फाइंड करने हैं। पहले हमें फाइंड करना है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो कि हमें नहीं पता, और यहाँ पर भी सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी पर मोल एट 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी ऐड कर लीजिए एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस भी हमें नहीं पता। उसी तरह टेम्परेचर 1 मैं इन शॉर्ट करके लिख रही हूँ, टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 लिखना है, जो कि हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस जिसको हमने केल्विन में चेंज किया था, 0 + 273 हमने किया था तो 273 केल्विन आ गया था। सिमिलरली यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस 50 + 273 हमने किया था तो ये हो गया था 323 केल्विन। Move on to the solution। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब आप रिमेंबर कीजिए कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल का एक अपना फॉर्मूला था। वीडियो नंबर 2 में मैंने एडिशनल फार्मूलाज के नाम से जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने लिखा था काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये पर मोल, एवरेज की जगह मोल आ गया इज इक्वल्स टू, ये हमने इंटरचेंज किया था फार्मूला RT। और क्वेश्चन में भी हमें मेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो हमें ये पता है कि R जो है वो गैस कांस्टेंट होता है और उसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है। ये हम बहुत छोटे लेवल से पढ़ रहे होते हैं कि क्या होती है। इट्स बेटर कि आप यहाँ सेंस करके लिख दीजिए R होता क्या है। R इज़ अ गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज़, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 8.314 और इसका यूनिट क्या होता है जूल पर मोल केल्विन। ओके, ये याद रखिएगा इसका यूनिट है। सिंपली हमने यहाँ दो वैल्यूज़ पुट कर देनी है 8.314 जूल पर मोल इसका यूनिट है, वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी। अब हमारा टेम्परेचर क्या है, हम किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं, हमने यहाँ हेडिंग नहीं डाली, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हम कौन से पे कर रहे हैं। हम पहले कर रहे हैं इसका पार्ट ए एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि हमारे पास है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या वैल्यू है, हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर है 273। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी मोल इज इक्वल्स टू, वैल्यू हमारे पास आ रही है इसकी 3402.9 जूल पर मोल। ओके, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया हमारा किसका, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 0 degrees Celsius. Now we have to find at 50 degree Celsius। इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप ये बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करें।
सॉल्यूशन से ही डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। आप सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दीजिए या नहीं भी डालिए, तो क्योंकि हमें वैसे नहीं डालनी, क्योंकि हमने डेटा एक ही बनाया है। तो डायरेक्ट यहाँ सिंस करके मैं फार्मूला लिखूँगी और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दूँगी। यहाँ आ गया सिंस काइनेटिक एनर्जी मोल शो ज़रूर करिएगा 3/2 गैस कांस्टेंट आर टी। सिमिलरली यहाँ आप शो करना चाहें तो आर को ज़रूर शो करें, नहीं तो यहाँ आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मोल 3/2। आर की वैल्यू आ गई 8.314। हम किसके उस पर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस, जिसकी हमारे पास वैल्यू आई थी केल्विन में 3.323 केल्विन। ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेटर में सॉल्व करिए इसको। इसका आंसर आ गया मेरे पास, आ रहा है 4026 4026.2। ये एक यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि हम जूल पर मोल क्यों लगा रहे हैं यूनिट, क्योंकि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये है काइनेटिक एनर्जी पर मोल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ 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 हर क्वेश्चन के बाद कि प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू पुट यूनिट्स, क्योंकि ये आपके पॉकेट मार्क्स होते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। And guys, don't forget to subscribe Homo Sapienspedia for the latest video updates regarding physics, chemistry, biology and other subjects.